हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग हाउस का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि सारे मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग के फैमिली अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। मैं आज जो कहानी लेके आया हूं, ये कहानी एक तरह से क्राइम भी है और इससे आपको अपने आसपास के हर इंसान को पहचानने की नसीहत भी देगा और जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हमारे आसपास में हैं जो कि न जाने कब किस रूप में, किस वेश में, किस तरीके से हमारे पास आते हैं, गलत करते हैं और हमें लूट के भी चले जाते हैं। आज उसी तरीके से एक योगी, एक बाबा की कहानी है। आप लोग बहुत सारे ऐसे बाबा देखे होंगे जिनकी क्राइम की सीन दुनिया के सामने आया, जेल के सलाखों के पीछे ज़िंदगी काट रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, कुछ पे फैसले आए, कुछ पे फैसले आने बाकी भी है, किसके मुकदमे अभी चल ही रहे हैं। कुछ बाबा ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में भी एंट्री कर चुके हैं। तो इन सारे चीज़ों की कहानी आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते तो वो जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ऐसे तमाम किस्से हमारे देश में भरपूर पड़े हुए हैं। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये आज से 20 साल पहले की घटना है और अमेठी, उत्तर प्रदेश। आप लोग अच्छे से जानते होंगे अमेठी और उत्तर प्रदेश के बारे में कि अमेठी उत्तर प्रदेश में एक जिला है उस राज्य में। वहाँ से एक पिता अपने 8 साल के बेटे के साथ निकलता है और दिल्ली ऐसे शहर में किसी काम से, किसी काम के सिलसिले में वो आते हैं और कभी दिल्ली आए नहीं थे। गांव का व्यक्ति, गांव से पहली बार दिल्ली पहुंचे थे, वो भी अपने 8 साल के बेटे को लेकर के किसी काम के वजह से। तो दिल्ली बहुत हाई फाई सिटी, बहुत चहल पहल, भीड़ो भाड़। इन ऐसे जगहों पे आने के बाद एक घटना उनके साथ ये होती है कि उनका 8 साल का बेटा किसी भी तरह से उनसे दूर हो जाता है, खो जाता है, गुम हो जाता है। अब कुछ समय बाद उसे मालूम पड़ता है कि हमारा बेटा हमसे गुम हो गया है, हमसे नहीं मिल रहा है। तो फिर वो पूरा बदहवास इधर उधर पूरा प्रयास करता है, पूरा ढूंढता है। कभी बस अड्डे पे जाए, कभी स्टेशन पे जाए, तो काफ़ी जगहों पे ढूंढने के बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि अब मतलब काफ़ी देर हो चुका है गुमशुदा हुए, तो वो ये बात जो है दिल्ली पुलिस के पास जाकर के ये लिखवाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट देते हैं। दिल्ली पुलिस जब रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके बाद की छानबीन की जाती है। हालांकि वो फिर मिलता नहीं है। फिर उसके पिताजी गांव लौटते हैं, गांव में ये बात पूरी फैल जाती है। उसके बाद ना जाने कईयों बार इसी खोज की तलाश में, इसी उम्मीद में कि उनका लड़का मिल जाएगा, उसने दिल्ली के सैकड़ों चक्कर काटे। कभी दिल्ली जाते, कभी अमेठी जाते, कभी दिल्ली, कभी अमेठी, यही करते रहे। पैसे भी खर्च हो रहे थे। हालांकि दिक्कत था नहीं पैसे का, मतलब मिडिल क्लास फैमिली ही थे, लेकिन काफ़ी खोजने के बाद जब वो नहीं मिलता है तो धीरे धीरे जो है घर वाले भी अब ये मान लेते हैं क्या कि अब पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, जिंदा होगा कि नहीं होगा, कहीं कुछ हो गया होगा। 8 साल का लड़का है। अपने कलेजे पे पत्थर रखकर इन्हीं दुख के सहारे वो फिर अपने जीवन को धीरे धीरे जीना शुरू कर देते हैं। हालांकि फिर भी उनका उम्मीद टूटा नहीं था, प्रयास फिर भी जारी ही थी। खोजबीन, छानबीन जहाँ तक होती थी पता करते ही रहते थे, कभी रिश्तेदारी के जरिए, कभी कहीं और। तो ये सारे चीज़ चल रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी चल ही रही थी इन्हीं दुख के सहारे। हाल ही में
2 फरवरी, आज 16 फरवरी है, तो 14 दिन पहले 2 फरवरी को एक बाबा के रूप में, एक योगी के रूप में, और उनका नाम मैं बता देता हूँ, उनका नाम रीतपाल सिंह है, और अमेठी से जो थे उनके पिताजी, उनका नाम रीतपाल सिंह है, और बेटे का नाम जो है अरुण कुमार था, और बेटे का नाम अरुण कुमार, उनको घर में सब प्यार से पिंकू भी कहते थे, गांव समाज के भी लोग पिंकू कहते थे। एक बाबा, एक योगी उनके घर पे दस्तक देता है, दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है, माँ कुछ भिक्षा दे दो। जिस तरह से वो, आप लोग जानते हैं कि माँ बाबा का मांगने का तरीका क्या होता है, तो उन तरह से वो मांगने के बाद जो है उस घर से महिला आती है, वो माँ आती है, तो वो उन्हें कुछ देती है, तो वो बोलते हैं हमें सिर्फ इतना नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा, मैं जो बता रहा हूँ मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए, और फिर मुझे सिर्फ इसी घर से चाहिए, और मैं यहाँ से लेने के बाद मैं अपने मठ में लौट जाऊँगा, अपने गुरुओं के पास जा कर के ये दूँगा। तब ये सोचे क्या कि आज तक कभी ऐसा बाबा नहीं हुआ क्या कि वो आते और बोलते हैं क्या कि मुझे सिर्फ आपके ही घर से इतना चाहिए, डिमांड करते हो, और फिर मैं कहीं लूँगा नहीं, सिर्फ यहीं से लूँगा, इसी घर से लूँगा। तो उन्होंने फिर पूछा, रीतपाल सिंह भी अपने घर में ही थे, उन्होंने पूछा फिर आपको मेरे ही घर से क्यों चाहिए, भिक्षा तो आप कईयों के घर से ले सकते हैं। तो उस बाबा ने बताया क्या कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ के गुरुओं का, मेरे जो गुरु हैं उनका कहना है कि तुम्हारी दीक्षा तब पूरी होगी जब तुम अपने घर से भिक्षा लेके आ जाओगे। तो वो फिर सोचेगा कि अपने घर से भिक्षा लेके आ जाओगे, इसका क्या मतलब है। तो वो बोलेगा कि माँ आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका ही बेटा हूँ, पिंकू अरुण, जो क्या 20 साल पहले दिल्ली में खो गया था, गुम हो गया था। रीतपाल सिंह वहीं थे, तो वो बताता है क्या कि मैं दिल्ली में इस जगह से इस समय गायब हुआ था। तो रीतपाल सिंह को थोड़ा लगा क्या कि हाँ वो तो घटना सच है। तो फिर वो बोला है कि मैं वही पिंकू हूँ, मैं वही अरुण कुमार हूँ, और जब तक मैं अपने घर से भिक्षा नहीं जाऊँगा तो मेरा दीक्षा पूर्ण नहीं होगा, सफल नहीं होगा, इसलिए मुझे सिर्फ इसी घर से, अपने ही घर से मुझे भिक्षा चाहिए। जब ये बात वो सुनते हैं तो वो फिर आंखों में आंसू आ जाती है माँ के, वो रोने लगते हैं क्या कि 20 साल पहले जो 8 साल का एक लड़का हमसे बिछड़ा, वो आज योगी के रूप में हमारे दरवाजे पे ही हमसे भिक्षा लेने आया है। वो रोने लगी, गले पकड़ के फुट फुट के रोने लगी, बाप भी रोने लगा, पिता भी रोने लगा, भाई भी रोने लगे, भाई बहन जो भी थे सारे रोने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग जो इकट्ठा होने लगे, गांव के लोगों को भी थोड़ा खुशी हुई क्या कि यार 20 साल पहले जो लड़का खो गया था आज वो किसी भी रूप में हालत में हो, वो आया हो। हालांकि घर वाले, गांव वाले तो उम्मीद ही छोड़ देते कि ना जाने किस हाल में होगा, कैसा होगा, अब कैसा कदकाठी हो गया, काफ़ी दिन हो गया है, जिंदा है कि नहीं, इसी की लहर दौड़ गई थी। और पूरी न्यूज़ चैनल में और पूरे सोशल मीडिया पे ये खबर जो है पूरी फैल गई थी, और इसके चर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे कि ये चमत्कार है ऊपर वाले का कि जो एक दूसरे को मिला दिया, बिछड़े हुए बेटे आ गए 20 साल बाद। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए सारे गांव वाले, बहुत लोग ऐसे भी थे, उनके फ़ोटो लिए, फ़ोटो खींचे। लेकिन कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद वो कहता है क्या कि माँ मुझे चलना है, अब मैं जा रहा हूँ। तो फिर रीतपाल सिंह कहते हैं देख तो तुम 20 साल बाद मुझे मिले हो, लौट के आए हो, फिर जाना कहाँ है, तुम्हारा तो ही घर है। तो बोला है कि नहीं, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ के जो संत हैं, वहाँ के जो महात्मा हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें जो बनाया है, जो योगी मुझे बनाए हैं, उनका काफ़ी खर्च हम पर है, काफ़ी समय उन्होंने हम पे लगाया, मुझे इस लायक खड़ा किया, तो मैं इसलिए उनका कर्जदार हूँ, उस मठ का मैं कर्जदार हूँ, मुझे वहाँ लौटना होगा। तो
वो बोलते हैं क्या कि कहाँ, अच्छा कौन से मठ में तुम रहते हो? तो उन्होंने बताया क्या कि मैं झारखंड में पारसनाथ मठ में रहता हूँ, मैं वहाँ का अनुयायी हूँ। मैं अनुयायी होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि मैं अपने घर आऊँ और यहाँ से भिक्षा ना लेके जाऊँ, तो ये गलत होगा। तो वो बोलता है क्या कि बेटा सबसे बड़ा धन मेरे लिए तुम ही है और तुम ही लौट के आ गए हो, हमको अब कुछ नहीं चाहिए। तो वो बताता है क्या कि फिर भी हमको जाना होगा। तो वो बोला क्या कि मैं शारीरिक मोह माया से दूर हूँ, मुझे इन सारे चीज़ों का से अब कोई मतलब नहीं है, मैं दीक्षा ले चुका हूँ, मैं मोह माया त्याग चुका हूँ। तो बोलते हैं नहीं ऐसा होगा नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। तो वो बोलते हैं क्या कि नहीं, मेरे ऊपर जो कर्ज है, अगर मैं वो कर्ज उतार देता हूँ अपने मठ का, जो हमारे ऊपर कर्ज है, तो फिर सांसारिक जीवन में लौट के आ सकूँ, आप लोगों के साथ रह सकूँ, बेटों का फ़र्ज निभा सकूँ। तो वो बोलते हैं क्या कि कर्ज मतलब बोले हैं कि तकरीबन 11 लाख रुपये उन्हें हमें देना होगा, जो उन्होंने मुझ पे खर्च किया। तो ये बात 11 उन्होंने बोला है कि बेटे मेरे पास तो ये है नहीं, इतने पैसे मैं लाऊं कहाँ से? तो फिर चलो फिर ठीक है, बाद में मैं दे भी दूंगा ज़मीन वगैरह बेच करके, तुम मत जाओ। बोला कि नहीं, जाना तो मुझे पड़ेगा, जब तक ये पैसे हम उन्हें दे नहीं देते हैं तब तक मैं लौट के नहीं आ पाऊँगा। तो बात की, वो बोला कि चलिए ठीक है, हम कुछ बात करते हैं। वो उनके बेटे जो थे, उन्होंने अपने गुरुओं से आपस में बातचीत किया। बात करने के बाद जो है ये डील 11 लाख से, तब तक वो अपने घर में अपने माँ बाप से ही डील कर रहा था। वे डील जो है 11 लाख से घट करके 3,60,000 पे आकर इस रकम पर तय हो गई कि 3,60,000 रुपये मुझे उसे देना होगा उस मठ में, तब जा कर के मैं आपके सांसारिक जीवन में वापस आ सकता हूँ, मैं उस मठ को छोड़ सकता हूँ। बाप का कहना था कि ठीक है चलो, मैं ज़मीन बेच के तो मैं दे भी दूँगा, लेकिन अपना अकाउंट नंबर दे दो, अकाउंट नंबर दोगे तभी तो मैं भेजूँगा। तो बोला कि हम तो योगी हैं, हमारे पास कहाँ अकाउंट नंबर है? तो वो बोला क्या कि तो फिर देंगे कैसे? तो वो बोला कि एक नंबर मैं देता हूँ, वो नंबर अपने ही किसी व्यक्ति का दिया। बोला ये हमारे मठ में ही रहते हैं, इनका नंबर है, अगर जब आपके पास पैसे हो जाएं तो आप फ़ोन कर देना, मैं किसी को भेजूँगा, उनसे मैं पैसे मंगवा लूँगा, और फिर वो जब वहाँ लेके जाएंगे पैसे मैं वहाँ दूँगा, तो मैं फिर वहाँ से लौट के चला आऊँगा। वो नंबर भी देता है। तो फिर हृदपाल सिंह कहते हैं क्या कि चलो इतना समय बाद तुम आए हो, लौट कर आ जाओगे, 3,60,000 मैं तुम्हारे लिए दे ही दूंगा, क्योंकि तुमसे बढ़ के कोई धन है नहीं मेरे लिए। तो फिर वो बताता है क्या कि अब तुम मिले हो तो तुम्हारी माँ का भी मन मचलेगा, हमारा भी जी मचलेगा, घर में हर किसी का मन करेगा तुमसे बात करने का, तो तुमसे कैसे मैं बात करूँगा? तो बोला कि मेरे पास तो कोई फ़ोन वोन है नहीं। तो बोला है कि हान फानन में हृदपाल सिंह जी जो है उन्हें एक फ़ोन भी खरीद के देता है, और क्योंकि उसे जाना होता है तो वो बात हो जाती है क्या कि अब जाना भी है, तो आनंद फानन में कोई एक फ़ोन खरीद के देते हैं। वो फ़ोन लेता है, सिम वगैरह सब चालू करके देते हैं और वो चला जाता है। अब उस फ़ोन से बात भी होती है कुछ समय। वो ये भी बताता है उसी समय क्या कि जो दीक्षा, तो फिर वो उन्हें पूछते हैं क्या कि तुम आओगे कब? तो वो बोले क्या कि जब अभी मैं यहाँ से दीक्षा लेने के बाद आपके द्वार से मैं अयोध्या जाऊँगा, अयोध्या से होने के बाद मैं जाऊँगा अपने मठ पे, झारखंड पारसनाथ धाम मठ, वहाँ अपने गुरुओं के पास जाऊँगा, जो नंबर दिया हूँ उस पर बता दोगे तो मेरे जो आदमी आएंगे, जब ये पैसे मैं वहाँ दे दूँगा तो फिर मैं लौट के आ जाऊँगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल के चला जाता है। लेकिन इसी बीच में कुछ समय बीतते हैं, ये खबर पूरा फैल जाती है, पूरे न्यूज़ चैनल में भी छा जाती है। इसी बीच में गांव के कुछ पढ़े लिखे लड़के होते हैं, जो उस नंबर जो नंबर दिया गया था उसे, उसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं, और लोकेशन ट्रेस करने से पहले वो फ़ोन करते हैं उसके पिताजी का कि हाँ बेटे अब तुम हो कहाँ पे?
तो वो बताता है क्या कि अब मैं झारखंड में प्रवेश कर रहा हूँ, प्रवेश कर गया हूँ झारखंड, मैं मठ पे ही जा रहा हूँ। कुछ लड़के पढ़े लिखे थे, उन्होंने उसका लोकेशन ट्रेस किया, मालूम पड़ा क्या कि ये झारखंड का लोकेशन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश गोंडा जिला में इनका लोकेशन बता रहा है। तो ये इसका मतलब ये तय हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। पहली चीज़, कुछ बुजुर्ग लोग भी आए तो उन्होंने भी अपनी राय दी, क्या कि एक बात बताओ रितपाल सिंह, कि कोई भी तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे नाम लेकर के आया, और ठीक है मान लेते हैं तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुँचे, तुम्हारा बेटा ही है, मान लेते हैं 11 लाख में जो डील तय हुई थी वो घट करके 3,60,000 में कोई कैसे मान गया यार? बात सही है। इस बातों ने दोनों माँ और बाप के दोनों के दिमाग पे, जहन पे जोर दिया, और वो भी सोचेगा कि बात तो सही है, जो 11 लाख का बात था वो फिर 3,60,000 में कैसे तय हो गया। तो उन्होंने बुलाया कि देखो रितपाल सिंह, हड़बड़ा की कोई भी काम गलत होता है। अगर वो तुम्हारा बेटा है, तुम कानून का सहारा लो, जो वो जगह बताया है तुम कानून का सहारा लो। कानून का फर्ज है, तुम्हारा जो खोया बेटा है वो तुम्हारे हाथ में आके सौंप के जाएंगे, अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात उनको समझ में आई और उन्होंने जा कर के पुलिस के पास थाने में अमेठी में ये रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि हमारा बेटा अभी सालवा लौट के आया और योगी के रूप में आया, और ये रहा उसका नंबर, और वो उनको सा कहना है क्या कि वो झारखंड के पारसनाथ धाम मठ में है। जब इसके बारे में पता किया गया, जानकारी हासिल की गई, तो मालूम पड़ता है क्या कि ये पारसनाथ धाम जो है ही नहीं झारखंड में। जो जगह उसने बताया था, वहाँ जो लोग गए थे देखने के लिए, वहाँ पे एक जैन मंदिर है। पारसनाथ धाम नाम का कोई भी वहाँ पे मठ नहीं है, वो एक जैन मंदिर है। तो ये तय हो गया क्या कि वो नहीं है वहाँ। अब ये भी तय हो गया क्या कि वो कोई आपका बेटा नहीं, वो एक फ्रॉड है। अब पुलिस इस पे तफ्तीश करती है, जानकारी इकट्ठा करती है, छानबीन शुरू करती है, तो जाके मालूम पड़ता है क्या कि वो यूपी उत्तर प्रदेश में ही गोंडा का रहने वाला कोई व्यक्ति है। अब गोंडा जहाँ पे इसका लोकेशन दिख भी रहा था, वहाँ जा कर के, हालांकि पुलिस के पास तो जिस समय वो आया था गांव, तो हर लोगों ने उसकी फ़ोटो तस्वीर भी ली थी, तो पुलिस के पास बहुत सारी तस्वीर भी आ गए गांव वाले के हाथ से, घर वाले के हाथ से। तो वो तस्वीर लेकर के पुलिस वाले ने गोंडा में पता किया। 2-4 लोग तुरंत पहचान गए, हमारे ही गाँव का है, लेकिन ये फिर योगी के रूप में क्यों है? तो बोला कि ये तो योगी है, ये इनका बेटा है, 20 साल पहले खो गया था, ये योगी के रूप में है, शायद ये यहीं रहता है, उसे हम लोग लेने आए हैं। तो वो बोला गया कि नहीं, ये योगी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मुस्लिम है, ये इसका नाम हफीज़ है। तब पुलिस की दिमाग खटकी और उन माँ बाप को भी तब जाके एहसास हुआ कि हाँ, गांव वाले भी सही कह रहे थे। तब पुलिस जिस दरवाजे पे जाती है हफीज़ को देखने के लिए, उस घर पे जहाँ एड्रेस था उसका, हफीज़ वहाँ पे नहीं था बदकिस्मती से, लेकिन 2-4 लोग अंदर थे। उन लोगों को बैठाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में मालूम पड़ता है क्या कि ये लोग जो हैं इन लोगों का काम ही यही है कि जो लोग गुम हो गए होते हैं, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, जो लोग के इख्तियार छपते हैं अखबारों में, दीवालों पे फ़ोटो लगते हैं उम्र के हिसाब से, नंबर के साथ, वहाँ से इन लोगों ने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, और फिर ना जाने कईयों के घर के दरवाजे पे जा कर के उनके बेटे, उनके बिछड़े हुए किसी रिश्ते को लेकर के ये लोग अपने आप को वो ऐसा दिखाने की प्रयास करते हैं, और कई लाखों लाख रुपये आपस में ठग के लेके चले जाते हैं कि मुझे वहाँ जाना है तो ऐसा होगा, तो मैं लौट के तभी आऊँगा, कितना रुपया देना होगा। तो इस नाम पे कईयों ने कई रुपए लूटे। जब ये बात पुलिस को मालूम हुई
कि ये लोग पता कैसे करता है क्या कि किसके घर से कौन गायब हुआ, कब गायब हुआ। तो इन्होंने बताया क्या कि हम कभी थाने के भी चक्कर लगाते हैं, कभी पोस्टर को भी देखते हैं, कभी पेपर को भी इख्तियार देखते हैं, कभी ट्रेनों में इख्तियार देखते हैं। तो इन सारे जगहों से हम इकट्ठा करते हैं जानकारी। और जिस व्यक्ति की मैं पहले शिकार करता हूँ कि किसी के घर पे जाना है, तो उसके लिए मैं 1 साल तक उसकी रेकी करता हूँ और 1 साल तक उस पे मैं खर्च भी करता हूँ रेकी करने में। और जाहिर सी बात है कि जिस घर से अगर 11 लाख रुपये की डिमांड अगर हो रही है, अगर हालांकि इन्होंने दिया नहीं, लेकिन उससे कई लोग होंगे जो कि 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख दिए भी होंगे। अब जिनके लूटे गए, तो अब उसमें अगर 1 साल में अगर 2-3 लाख रुपये खर्च भी कर दिया जाए किसी के रेकी पे, तो कोई गर्ज की बात नहीं है उसके लिए। तो वो खर्च भी करते थे रेकी करने पे और फिर उसके दरवाजे पर जाते। और दूसरी चीज़ है कि जो रेकी करता था, जो उस गांव में जाके पता करता था और घूमता था, हालांकि उसमें ग्रुप भी था क्या कि 4-5 लोगों का, लड़कों का, कि जो सिर्फ उसके गांव में जा कर के पता करते थे, गांव में 6 महीने तक घूम के कि कौन किस घर से कौन गायब हुआ है, कब गायब हुआ है, उनका नाम क्या है, ये पता करना होता है। हालांकि और एक चीज़ और कि जो पता करने गया होता है वो फिर दोबारा उस दरवाजे पे नहीं जाता, उस गांव में नहीं आता है, वेश बदल के कोई और जाता है, उसके बेटे वगैरह बन करके, चाहे जो भी रिश्ता हो वो बन करके। जब ये बात पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करती है और हफीज़ को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। अभी उस पर जेल में है, लेकिन उस पर मुकदमा चल रहा है। और ये जो पकड़ में जब आया, तो ये कुछ दिन पहले, ये 5 तारीख के आसपास ये पकड़ में आया। पुलिस उन्हें सज़ा तो दे दी, शायद इनसे उनके माँ बाप के भी आंखें खुल गए। पूरे जो चर्चे न्यूज़ में छा गए थे क्या कि 20 साल का खोया बेटा लौट के आ गया, वो सपना तुरंत चूर चूर हो गया। हालांकि वो लोग तो अब जेल में चले गए जो गलत काम करते हैं, जो इन तरह से लोगों को लूटते हैं, वो तो अब जेल में, जेल के सलाखों के पीछे है। और दुख की बात यह है क्या कि 20 साल का खोया लड़का आज भी अपने माँ बाप से नहीं मिल सका है। ऊपर वाले से हमारी यही दुआ है क्या कि अगर उनकी कुछ, उसके हाथों में कोई चमत्कार है तो वो उनके खोए माँ बाप से उसे मिला दे, चाहे जिस हाल में जैसे भी हो, अच्छे से मिला दे। कहानी यहीं पे समाप्त होती है, कहानी यहीं तक की थी। और मैं आप लोगों से किसी गुजारिश और करूँगा क्या कि अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहे। अपने आसपास में लोगों की राय कभी गलत भी नहीं होती, हमेशा ये नहीं कि हमेशा सही भी होती है, कभी कभी गलत नहीं होती, कभी कभी सही भी नहीं होती। तो सोच समझ करके कोई भी कदम उठाया करे। दूसरी चीज़, अगर किसी का खोया बच्चा, किसी का खोया रिश्तेदार अगर लौट के आता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो गलत ही हो, वो ठग ही हो, लेकिन वो आपका अपना भी हो सकता है। तो उसके प्रति अपने संवेदना, अपनी भावना को ठेस ना पहुंचाए उनसे। लेकिन आपका ये फ़र्ज़ है कि जब कोई आपको अपने रिश्तेदार बता रहा हो कि हम खोए हुए थे, तो आपकी फ़र्ज़ है क्या कि आप उसकी तफ्तीश करें, आप उसकी जानकारी इकट्ठा करें, जांच करवाएं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगा क्या कि रिश्ते नाते को कभी कलंक ना किया जाए और आप इन सारी चीज़ों में ना पड़े। हालांकि जो उसने किया उसकी सज़ा तो उसे मिल गई, लेकिन जो भी उसने किया ये बिल्कुल शर्मनाक है। किसी के भावनाओं के साथ खेलना ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि 20 साल का खोया लड़का आज भी एक तरह से माने तो उसके मन में जिस तरह से वो भूल करके धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, इन्होंने तरोताज़ा करके उसे एक पल में ठुकरा दिया। ये बहुत बड़ी गलती हुई उससे, उसकी सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए और मिलेगी ही। दूसरी चीज़, मैं आप लोगों से हमेशा इसी तरीके की कहानी को लेके आता रहूँगा और उम्मीद है आप लोग अपनी राय दें, अपने राय बताएं, ताकि हमें हौसला हो और इस तरह की कहानी मैं आपके पास लाता रहूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सारी कहानियों को जानने के लिए आप हमें हमेशा प्रेरित करते रहें। बाकी सो थैंक्स, धन्यवाद।